प्रिय संस्कृत मित्रांनी नमः संस्कृताय. वेलकम बैक फील्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. यूनिट 2 हमारा अभी चल रहा है और क्लास नंबर 16 है. और आपको पता ही है हमारा टाइम मंडे टू सैटरडे 6 PM. और माई सेल्फ नीधु चौधरी और ये मेरी क्वालिफिकेशन है. इसके बाद ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स जो आप इजीली पढ़ सकते हैं और वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. यूनिट 2 हमने देखा है, हमारे काफी दिनों से यूनिट 2 चल रहा है जो है कि वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन. इसमें हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं. आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है वैदिक व्याख्या पद्धति, उसके बारे में हम देखने वाले हैं. हमने जो देखा है ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण साहित्य, विधि, उनके प्रकार, उपनिषद साहित्य, वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं अब आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक व्याख्या पद्धति जिसके बारे में हम देखते हैं. वैदिक स्वर यानी उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित. वैदिक स्वर में 3 प्रकार है कि वैदिक स्वर जो उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित जो है उसको हम वैदिक स्वर कहते हैं. तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक तथा बृहदारण्यक ग्रंथ में वैदिक स्वर चिन्ह के उल्लेख मिलते हैं. रूप प्रतिशाख्य नामक शिक्षा ग्रंथ में आयाम, विश्राम्भ तथा आक्षेपों के साथ उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित नामक स्वर के 3 भेदों के उल्लेख मिलते हैं. उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयस्वरा आयाम विश्राम्भ्यक्षेपैस्तु उच्यते स्वरास्त्रय. उदात्त उच्यते उच्चार उदात्त अष्टाध्याय में भी मिलता है. वाजसैनीय प्रतिशाख्य, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य इति सूत्रेण त्वालेदिषु सभाग्येषु स्थानेषु दर्वभागे निष्पन्नोज उदात्त संज्ञा स्यात्. अर्थात आयाम द्वारा उद्वगमन से जो स्वर निकलता है वह उदात्त संज्ञक होता है. उदात्त सर्वत्र चिन्ह रहित होता है. जैसे इंद्र, अग्नि, इन दोनों पदों में क्रमशः ई और नी उदात्त स्वर युक्त है. उदात्त संबंधी कुछ स्मरणीय तथ्य. 1. बहुव्रीहि समास का प्रथम पद उदात्त होता है. जो हम समास बहुव्रीहि समास है उसमें प्रथम पद उदात्त का ही होता है. द्वंद्व समास का उत्तर पद उदात्त होता है. तीसरा है सामान्य तत्पुरुष समास में अंतिम पद उदात्त होता है. यह हमने देखा कि समासों में कौन सा पद उदात्त होता है, कौन अंतिम पद या प्रथम पद वो समास के अकॉर्डिंग होता है. यदि क्रियापद वाक्य या पद के प्रारंभ में आता है तो वह उदात्त स्वर होता है. इसमें क्रियापद की बात की गई है. अनुसंबोधन में यदि क्रियापद आता है तो वह भी उदात्त स्वर होता है. यानी अनुसंबंध में जो संबोधन किया होता है उसमें जो क्रियापद आता है वो भी उदात्त ही होता है. मुख्य वाक्यों में उपसर्ग उदात्त स्वर युक्त होते हैं. मुख्य वाक्य होते हैं उसमें उपसर्ग रूपे स्वर रूप उदात्त होते हैं. उदात्त के साथ उदात्त की संधि उदात्त ही होती है. अनुदात्त के साथ उदात्त की संधि उदात्त ही होती है. स्वरित के साथ उदात्त की संधि उदात्त ही होती है. सामान्यतः एक पद में एक ही उदात्त स्वर होता है.
दूसरा है अनुदात, जिसे नैचरनुदात भी कहते हैं। अष्टाध्यायी, वात्स्यनीय, प्रतिशाख्य, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य में भी होता है। इस इति सूत्रेण तालव्यदेषु सभागेषु स्वानास्य दो भागे निष्पन्नो दाते संज्ञ स्यात्, अर्थात तालु सहित अन्य अंगों के अधोभाग से निगर्त स्वर अनुदात होता है। वैदिक मंत्रों में अनुदात के स्थान पर संकेत के रूप में नीचे एक पड़ी रेखा खींची होती है, जैसे कि अग्नि, चकार। इन दोनों पदों के अ और च में अनुदात होता है। अ में अग्नि और चकार यानी चकार, इसमें च अनुदात होता है। अनुदात स्वर सभी जगह चिन्हित होता है, अतः इसके संबंध में जानकारी रखना कठिन होता है। दूसरा है स्वरित, जिसको हम बोलते हैं समाहार स्वरित। अष्टाध्यायी, वाजसेनीय प्रतिशाख्य, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य इति सूत्रेण उदात्त दातित्व वर्ण धर्मो समाहियेत यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्, अर्थात जो उदात्त और अनुदात दोनों वर्णों का समाहार होता है उसे स्वरित कहते हैं। पदों में यह खड़ी रेखा द्वारा सूचित किया जाता है कि जैसे इंद्र, चकार, इन दोनों पदों में क्रमशः द्र और र स्वरित संज्ञक है। इसमें इंद्र है तो इसमें द्र स्वरित है, और चकार र है वो स्वरित संज्ञक है। प्रतिशाख्य ग्रंथों के आधार पर स्वरित 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य स्वरित, जात्य स्वरित, अभिनिहित स्वरित, प्रश्निष्ठ स्वरित और क्षेत्र स्वरित। इनमें सामान्य स्वरित आश्रित है। जातस्य स्वरित स्वतंत्र असंदिज स्वर के भेद है, एवं अभिनिहित, प्रश्लिष्ट और क्षेत्र ये तीनों स्वतंत्र संधिज के भेद है। सारणी देखें तो स्वर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो स्वरित को 2 पार्ट, आश्रित स्वरित और स्वतंत्र स्वरित। उसमें स्वतंत्र स्वरित है उसको और भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है संधिज और दूसरा है असंधिज यानी जात्य स्वरित। और उसमें संधिज जो स्वरित होता है उसमें अभिनिहित, प्रश्लिष्ट और क्षेत्र ये स्वर के डिवाइडेशन के टेबल है। इसके बाद वैदिक व्याख्या पद्धति। इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टि डालने पर माधव भट्ट, भास्कर मिश्र, भरत स्वामी, वैकट माधव, उद्गीत, स्कंदर स्वामी, नारायण, रावण, मुदगल, उर्वट, महिधर, सायण इत्यादि अनेक नाम वेदों के भाष्यकारों के रूप में देखने को मिलते हैं। वेदों के मर्म एवं रहस्य को समझाने के लिए यास्क ने निरुक्त नाम एक कोश ग्रंथ की रचना की। इसका आधार व्याकरण प्रणाली है। उसमें हम देखते हैं स्कंदर स्वामी। ऋग्वेद पर सबसे पहला भाष्य किसने और कब लिखा, ये हम सबको प्रश्न होता ही है। यह निश्चित नहीं है, परंतु वर्तमान में उपलब्ध भाष्यों में सबसे पहला भाष्य स्कंदर स्वामी विरचित प्राप्त होता है। इतिहास ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वेदों के और समझने और समझाने की प्रवृत्ति विशेष रूप से कुमारिल शंकर के समय से जागरूक हुई। स्कंदर स्वामी का आविर्भाव काल यही माना जाता है। यह समय विसंवत
682 अर्थात 625 ईस्वी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि है कि शतपथ ब्राह्मण के प्रसिद्ध भाष्यकार हरिस्वामी 638 ईस्वी में को स्कंदर स्वामी ने अपना ऋग भाष्य पढ़ाया था। व्याख्या कृताध्यायन श्री स्कंदर स्वाम्यास्ति में गुरु। इसके बाद माधव भट्ट। ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकारों में माधव नाम के 4 भाष्यकार ज्ञात हुए हैं। इनमें से एक तो सामवेद संहिता के भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध है, शेष 3 ऋग्वेद भाष्यकार के रूप में, परंतु इन तीनों के ठीक ठीक पहचान नहीं हो पाता। एक माधव तो आचार्य सायण ही है। आचार्य सायण ने अपने बड़े भाई माधव की प्रेरणा एवं सहयोग से तैयार किया ऋग भाष्य को माधवीय भाष्य की संज्ञा प्रदान की है। तीसरा है वैकट माधव। सीमित शब्दों में भाष्य लिखने के लिए प्रसिद्ध वैकट माधव का समय कतिपय प्रमाणों के आधार पर 1050 से 1150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसकी पुष्टि स्कंदर स्वामी कृत ऋग भाष्य की भूमिका में पंडित संबशिव शास्त्री ने ही की है। वैकट माधव कृत ऋग भाष्य अत्यधिक संक्षिप्त है। इसमें न व्याकरणात्मक टिप्पणी है और न अन्य कोई टिप्पणी, केवल पदों की व्याख्या पर्यायवाची शब्दों को देकर की गई है। इसकी प्रमुख विशेषता है ब्राह्मण ग्रंथों से प्रस्तुत किए गए सम्यक एवं सुष्ठु प्रमाण। ये हमने देखा वैकट माधव का। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमें एक लाइक करके और आगे हम बढ़ते हैं। आप लाइव क्लास में कमेंट करो या अपना थंब भेजो या ये सब आप करते रहो, ताकि हमको भी पता चले कि कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन कौन रेगुलर है। आगे देखते हैं। दानुष्क यज्ञा विक्रम की 16वीं शती से पूर्व विद्यमान रहने वाले धनुष्क यज्ञा नामक वेद भाष्यकार का उल्लेख प्रायः इतिहास ग्रंथों में पाया जाता है। इनके द्वारा 3 वेदों के भाष्य किए जाने पर संकेत त्रिवेदी भाष्यकार तथा त्रयनिष्ठ वृद्ध संज्ञाओं से प्राप्त होता है। इससे अधिक न तो इसके विषय में और न ही इनके भाष्य के विषय में ज्ञात हो सका है। 5वां है आनंद तीर्थ। 14वीं सदी के मध्य विद्यमान रहने वाले वैष्णवाचार्य आनंद तीर्थ जी ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों पर अपना भाष्य लिखा है। उनका यह भाष्य द्वैतवादी चिंतन धारा से ओतप्रोत होने के साथ ही छंदोबद्ध भी है। यह भाष्य ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रायः 40 सूक्तों पर उपलब्ध होता है। ऋक् शाखा गतैको तरसहस्त्र सूक्त मध्ये कानिचित 40 सूक्तानि भगवत्पादे व्याख्यातानि यानी राघवेंद्र यति। इसे ही मध्य भाष्य भी कहा जाता है। 6ठे है आत्मानंद। ऋग्वेद के उपलब्ध भाष्यों में अधिकतर भाष्य यज्ञपरक और देवपरक ही मिलते हैं, किंतु आत्मानंद का भाष्य आध्यात्मिक स्तर का है। यह केवल अस्वयं वायम सूक्त पर ही है। इस भाष्य में अन्य वेद भाष्यकारों स्कंदर स्वामी, भास्कर इत्यादि का उल्लेख तो है, परंतु सायणाचार्य का उल्लेख न होने से ऐसा सिद्ध होता है
कि ये सायणाचार्य के पूर्ववर्ती रहे हैं। इनका समय 14वीं सदी माना जाता है। इस भाष्यकार के प्रत्येक मंत्र का लक्ष्य परमात्मा है। 7वें है सायण। ऐसी प्रसिद्धि है कि महाराज वुक्कराय ने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ अमात्य माधवाचार्य को वेदों के सुंदर और प्रामाणिक भाष्य करने का आदेश दिया था, परंतु माधवाचार्य ने वेद भाष्य के इस गुरुतर दायित्व को अपने छोटे भाई सायण को सौंप दिया। तत्काक्षेण यदुपम ददत बक्कमहीपति अन्यशा माधवाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशने सप्राय नृपति राजन सायणार्यो ममानुज सर्वे वेत्तषु वेदाना व्याख्यातुत्वे नियुज्यताम्। अपनी अलौकिक विद्वता, व्यापक पांडित्य तथा विस्मयकारी अध्यवसाय के सायण ने भद्रक ग्रंथों की व्याख्या जैसे गुरु गंभीर दायित्व का सहज निर्वहन किया। उन्होंने 24 वर्षों तक विजयनगर के संस्थापक महाराज वुक्क तथा महाराज हरिहर के अमात्यत्व का तथा सेनापतित्व का भी दायित्व निभाया। आचार्य सायण ने अपने अग्रज माधवाचार्य के द्वारा इस महनीय कार्य में प्रेरित किए जाने के कारण इसे अपने भाष्य का नाम माधवीय भाष्य रखा। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा जो हमारा यूनिट 2 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद हमारा यूनिट 3 जो चालू होने वाला है वो हम कल से देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हम यूनिट 3 पे मिलते हैं फ्रेंड्स। और हमने जो 2 यूनिट कवर की है उसकी सारी वीडियो, सारी पीडीएफ वो सब वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया के जो भी हमने कांटेक्ट दिए हैं उस पर है, तो आप उस पे चेक करिए और एक 1 बाय 1 आप उसमें से प्रिपरेशन करें ताकि हमारी दोनों यूनिट आपको आसानी से समझ में आए और हमारी सारी जो नोट्स है वो सब आप अपनी अकॉर्डिंग जो जैसे भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वैसे करें। और हम इसके क्वेश्चंस हम पहले यूनिट ही कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और यूनिट वाइज हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य, हमारा एम जो है कि वी वांट जेआरएफ, हम सबको जेआरएफ क्लियर करना ही है। तो हम हमारे यूनिट 2 जो हमने अभी चलाया और उसके पहले हमने यूनिट 1 कवर किया था, वो दोनों यूनिट आप अच्छे से प्रिपेयर करें और हम जल्दी से जल्दी आपके सामने मॉक टेस्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ आए और हमें भी पता चले कि हमने जो भी पढ़ाया है वो आपके माइंड में कितना और कहाँ तक रहा है। तो आप सब जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दें और हमारा एम तक सक्सेस होना है तो आप उसमें जारी रहे। और मैं फ्रेंड्स ये पूछना चाहती थी कि आप कौन कौन लोग रेगुलर हो वो सब आज कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी क्लासेस लाइव हो और लाइव में हमें कितने बच्चे ज्वाइंट रहेंगे और कौन कौन नहीं रहेगा वो भी हमें पता चल जाए। और मैं ये भी करना चाहती हूँ कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हम एक ग्रुप बनाएं जिसमें हम सारे स्टूडेंट से कनेक्ट रह पाए और आपके भी सारे डाउट्स वहाँ पे पूछो और मैं भी आपको उसका जवाब वहीं पे ही दूँ और
और आप हमसे अच्छे से फ्रेंडशिप बनाए रहे। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम मैम है और आप स्टूडेंट्स हो तो मैम स्टूडेंट का बीच का जो संबंध है वो फ्रेंडशिप वाला हो और हम एक दूसरे से कनेक्ट रह पाए, ऐसा मैं सोच रही हूँ। हम धीरे धीरे करके हमारे ये ग्रुप है उसको हम कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं और हम सब आपको अपना ही समझकर आपको ऐसे ही हम फ्री में आप देख लेना। कोई भी यूट्यूबर फ्री ऑफ क्लास नहीं लेता और जो लेता होगा वो हमारे जैसे पूरा टॉपिक और पूरा यूनिट नहीं करवाता होगा। और ताकि अभी मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं कि इतना दे दो हम इतने मॉक टेस्ट दे देंगे, इतना दे दो हम इतने क्लासेस करवा देंगे, इतना दे दो ऐसा। पर हमारे ये फिलर फॉर्म पे आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो प्लीज गाइस इसकी रिस्पेक्ट करो और हमें सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये फीडबैक कैसा, क्लास के अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देना है, आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।